Hi everyone. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? सोनका, प्रियंका, अनिल, कल्पना, नीतू, सुप्रिया, इरफान, सुमन, रवि, रंजन, मनीष, निखत, संजीव, प्रियंका, राधे राधे एवरीवन। सरिता, शंभू, अनिल, अनिल ने लिखा फाइन, तो इसे देख के ना मेरे को हंसी आ गई। कितना शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं ना। इसको देख के मतलब मुझे अपना टाइम याद आ गया। एक बार मैंने भी अपनी दोस्त के लिए पता है क्या लिख दिया, जैसे इन्होंने लिखा ना फाइन शॉर्ट में, तो हम ऐसा करते थे जैसे होता है ना क्या, गुड नाइट, तो गुड नाइट में कैसे करते हैं, 8 लगा देते हैं कुछ, एन 8 ऐसे कुछ था, गुड नाइट कुछ ऐसा था, तो ऐसे यूज कर लेते है ना। और एक बार मैंने क्या काम किया, एक बार मैंने ऐसे ही काम किया, क्या किया, मैंने लिख दिया ऐसे, अरे यार ये चल नहीं रहा, जब तक स्टूडेंट आएंगे वो भी सोचेंगे कौन सी बातें चल रही हैं। तो हमने लिखा THAN के थैंक यू सो मच। तो हमने यहाँ पे सो लिख दिया। तो देख के मेरे को हंसी आ रही है। चलो, कब तक चलेगा इंग्लिश का सिलेबस? जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं इंग्लिश को, राजीव जी। डोंट वरी, जल्दी खत्म कर देंगे। YouTube पर तो गर्दा गर्दा उड़ा दिया, अरे गदा गजब ही होगा। तुम लोग से मैं कह रही हूँ करो रिवीजन, अच्छे से कराएंगे। थैंक यू नूतन जी, थैंक्स अ लॉट। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, अब ईमानदारी से ये बताओ कि जो बाकी 25 क्वेश्चन बच गए थे पैसिव के, किस किसने कर लिए कंप्लीट? टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन थे ना? यस। मैम क्या CS वाले छोड़ दें अब क्लास? व्हाट डू यू, ये इसका मतलब क्या है भाई? कंप्यूटर साइंस वाले छोड़ दें क्लास को, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? 25 क्वेश्चन जो एक्टिव पैसिव के बच गए थे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। कोई डाउट हो तो बता देना, आई विल क्लियर इट। वैसे मैंने अपनी तरफ से 25 इसीलिए कराए थे ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए कैसे कंप्लीट करना है उनको, और बाकी 25 आप खुद से ट्राई करें। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो प्लीज मुझे आप बोल सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे आज शेयर करना चाहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, कि आई थिंक सब लोग जुड़ चुके होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, मेरा उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी आप हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव सेक्शन में, मान लो 8 दिन में किसी एक दिन आप लाइव जुड़ जाते हैं आके, तो प्लीज आप अपना मेरे को एक बार रिव्यू शेयर कर दिया करो। बिकॉज जो हमारे साथ लाइव स्टूडेंट होते हैं उनसे तो हम डांट भी देते हैं, कई बार उनसे पूछ भी लेते हैं कैसा चल रहा है, क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। उनको स्पीड तेज लगती है तो वो क्लास में बोल भी देते हैं, नहीं समझ में आता है तो बोल भी देते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में देखते हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार उनका मुझे कोई भी फीडबैक नहीं समझ में आ पा रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि उनको क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, कहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, कहाँ पे ऐसा लग रहा होगा जल्दी तो नहीं हो गया।
तो जब जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब जब आप लोग आओ लाइव क्लास में, तो क्लास के एंड मोमेंट पे यानी कि 10:50 पर 10:50 पर आप अपना नेम बोलें और कहें कि हमने रिकॉर्डेड क्लास आपकी मैम देखी थी और हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे किया जाए, या जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है प्लीज मुझे बताओ कि किस दिन आप लाइव क्लास ले सकते हो। तो उस दिन एक अलग से क्लास ली जाए जहां पे आप लाइव लें और अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने डाउट क्लियर कर पाओ। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, लाइव स्टूडेंट तो कर ही लेते हैं, बट एक दिन ऐसा भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ऐसा कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि आप वर्किंग हैं, आप मंडे टू सैटरडे क्लास लाइव नहीं ले पाते या बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है, इसकी वजह से आप लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। तो जब भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, मान लो संडे है, किसी दिन आप सबके पास एक कॉमन टाइम बचता है, तो उस दिन हम एक लाइव क्लास करें और आप अपने डाउट शेयर करें। और ऐसे ही कोई 1 महीने के अंदर कोई एक दिन ऐसा हम बना लें जहां पर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ पाओ, तो हमें एक रिव्यू मिल जाएगा। अदरवाइज क्लास ओवर हो जाएगी और हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे रिकॉर्डेड स्टूडेंट को क्लासेस समझ में आई या उनका क्या डाउट था क्या नहीं था। सो प्लीज शेयर इट। ठीक है, चलिए थैंक यू, बढ़ते हैं आगे की तरफ। फाइन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमेशा ही काम आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मेरे को ये था कि कोई कहे कि एडजेक्टिव, मैं बस ये वेट कर रही थी कि मैंने एडजेक्टिव की शीट शेयर की जिसमें आज एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है कि एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर इट कि कोई कहे मुझे कि यार ये हमने शीट की और हमें समझ में नहीं आई, कैसे करना है नहीं करना है। मैंने उसको सॉल्व नहीं कराया था, देके छोड़ दिया था। तो चलिए आपने कहा है तो एक दिन उसको कराया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आज हम शुरू कर रहे हैं। और आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको लगता है कि यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम तो यूं 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमने तो बहुत टाइम पहले पढ़ा था और हमें अब समझ में नहीं आता कैसे बनाए, बहुत दिक्कत है। आज से स्टार्ट होगा नरेशन। यस जी दुर्गा जी। चलो लेट्स स्टार्ट। फाइन, शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एक्टिव और पैसिव में सिर्फ आपको 4 पॉइंट समझाए, याद है चारों पॉइंट? एक्टिव और पैसिव पे हमें अगर कम टाइम में सॉल्व करना होता था तो एक ही पॉइंट था, हमने फोकस किया था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना? अब तो सब लोग अवेयर होंगे। और अगर जब यहां से भी बात नहीं बनती थी तो फिर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ जाते थे। तो ये चीजें हमने क्या की, नोटिस की। एक्टिव पैसिव में बस यही 4 चीजें क्या थी, जरूरी थी। उसी तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 5 नियम चाहिए, बट इसके लेंदी नियम है। 5 नियम ही अप्लाई करने हर टाइप के सेंटेंस पे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार के वाक्यों का बन सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच 5 प्रकार के वाक्यों का बनता है। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, उन दोनों को मिला के कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को मिलके बनते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो असर्टिव सेंटेंस का हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरे प्रकार के वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। थर्ड टाइप होता है हमारा किसका, थर्ड होता है हमारा इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आज्ञा की बात होती है और जो जनरली वर्ब की फर्स्ट की फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, इनका भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। फोर्थ होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनका प्रयोग आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, जिनका प्रयोग वो आश्चर्य किसी भी पर्पज में हो सकता है, वो खुशी के रूप में भी हो सकता है, वो दुख के रूप में भी हो सकता है, वो कंफ्यूज टाइप भी हो सकता है।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये होते हैं एक तरीके से जहां पर हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं या जहां पर हम ग्रीटिंग्स करते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, फेयरवेल, गुड बाय, इस तरीके से। तो इस टाइप के भी सेंटेंस क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी नियम नहीं बताए हैं मैंने, सिर्फ ये बताए हैं कि इन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का क्या बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। और इनकी एक और खासियत होती है कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यहां से देखो, असर्टिव सेंटेंस कोई भी है जनरली स्ट्रक्चर फॉलो यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें तो इंटेरोगेटिव में जनरली स्ट्रक्चर बीएस वीओ फॉलो होता है। यहाँ वी से मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लो, अगर हमें नॉट लगाना है तो इस वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता ही दिया। एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ही बन जाता है, बस एक साइन और एक्स्ट्रा लग जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो ये इनकी जनरली क्या होती है, पहचान होती है, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नियम की तरफ और नियम को जानने का प्रयास करते हैं, है ना, नियम का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली जो शब्द होता है वो होता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है किसी भी बात को अपने शब्दों में कहना। किसी ने क्या कहा उस बात को अपने शब्दों में कहने को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। नरेशन में हम यहाँ 2 टाइप देखते हैं। नरेट का मतलब ही होता है बताना। एक्चुअली नरेशन वर्ड बना है नरेट से। नरेट अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बताना। ION लग के बन जाता है नरेशन, यानी कि चीजें बतानी है हमें। सो 2 तरीके से हम किसी भी बात को बता सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक कैसे बता सकते हैं, इनडायरेक्ट। जैसे आपने मुझसे अभी कुछ कहा, मैंने उसका तुरंत जवाब दे दिया, सो ये डायरेक्ट हो गया। अब इसी बात को अपने दोस्तों में, आप अपने भाई अपने बहन के साथ शेयर करो कि मैम ने ये कहा था मुझसे कि उस चैप्टर को याद कर लेना। ये कहा था कि अपनी तरफ से ऐड किया आपने को, जो हमने प्रेजेंट टाइम में बातें की वो ऑटोमेटिक पास्ट में पहुंच गई। तो यस, ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जब जब इनडायरेक्ट हम बोलते हैं ऑटोमेटिक वो पास्ट हो जाता है। जब जब आप किसी की बातों को किसी और के साथ शेयर करते हो वो ऑटोमेटिक पास्ट बन जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कहीं ना कहीं टेंस को पास्ट में लेके चले जाते हैं। इसका रीजन एक प्रैक्टिकल है कि अगर हम 2 लोग बातें कर रहे हैं, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं और आप हमारी बातों को शेयर किसी थर्ड पर्सन के साथ जाके करोगे तो वो ऑटोमेटिक पास्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा था, ऐसा बोल रहा था, उस टाइम की बात है, तो ऑटोमेटिक ये पास्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी बदलती नहीं है कि सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है, कौन सी दिशा में अस्त होता है। अब वो आप कभी 10 साल बाद भी बोलोगे तो वह चीज वैसे ही रहता है। तो जो जनरल फैक्ट होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जनरली उनको आप कभी भी किसी के साथ शेयर करो, उनका टेंस कभी नहीं बदलता। फैक्ट की वो फैक्ट है। तो ये बातें हैं। तो नरेशन 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कि एक तो हम डायरेक्ट सीधा बोल दे किसी को और एक हम अपने शब्दों में तोड़ मोड़ के बोल दे। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी भी बातों को अपने शब्दों में क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा सा जोड़ के व्यक्त कर रहे होते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी के द्वारा कही गई एज इट इज बातें, मतलब किसी के द्वारा कही गई ज्यों की त्यों बातें हमने क्या किया, लिख दी। जैसे अक्सर कहानियों में होता है, नॉवेल्स में होता है, किसी ने कैसा भी बोला हो उनके शब्दों को ऐसे ही फ्रेम करके लिख दिया जाता है। तो जब भी कभी किसी की बातों को एज इट इज लिखना होता है तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसी के भी डायलॉग को लिखने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जब इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं तो इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। तो ये इसका क्या था, फैक्ट था, ये इसका बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। अभी भी हम रूल्स में नहीं आए, बस आपको एक बेसिक प्रैक्टिकली बातें समझाई है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, कैसे कैसे इसका मतलब है। समझ में आ गई ये बातें? कोई दिक्कत इसको समझने में, यहां तक इन दोनों फैक्ट को समझने में कोई दिक्कत किसी को?
दुर्गा जी, प्रियंका मैम का क्लास नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पर धारा 144 लगी है, उनके यहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं, बढ़ते हैं रूल्स की तरफ, है ना। रूल्स की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, बट फिर भी तो हमें डायरेक्ट का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है इनडायरेक्ट बनाने के लिए। जैसे एक्टिव का स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है पैसिव को बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। प्लीज डोंट टॉक, जस्ट कीप फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरी तरह कुछ सेकंड्स में क्वेश्चंस कर पाओगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, जब बेसिक समझाया जाता है तो आप इतनी सी भी शोर मत करो कि किसी के पिन गिनने की आवाज आ जाए। इतना सा भी मन में भी शोर मत रखो, भले ही हम एक कैमरे की दूरी पर हैं, दिमाग में भी शोर मत रखो। बस फोकस करो एकदम बगुले की तरह, जस्ट फोकस योर टारगेट। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर यहां से देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है और यहाँ पे कॉमा लगा दिया जाता है। उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसको हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना। अब हम जानते हैं कि जो कॉमा से पहले वाला भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉमा से जो पहले वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होते हैं कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोले या स्पीच बोले। तो मैं आपको समझाऊंगी और आप कभी नहीं भूलोगे कि इसको हम क्या बोले। तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, समझ पा रहे हो? अब ध्यान से समझिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अंतर क्या होता है। ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक बात कही कि जब मैं और आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो जब हम तीसरे की बात को बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, पास्ट हो जाएगी। तो तीसरे की बात कहां लिखी होती है, यहां लिखी होती है, और इसीलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। चूंकि आप यहाँ पे 2 लोगों की कन्वर्सेशन लिखी होती है, 2 लोगों की, किसी या किसी से कहा होगा या एक की लिखी होगी, क्योंकि वो उसी टाइम बता रहा है इसीलिए ये आईएनजी फॉर्म में होता है। रिपोर्टिंग, बता रहा है, रिपोर्टिंग, क्योंकि वो होता है, बताओगे तो आप बोलोगे ही ना, तो इसलिए प्रैक्टिकली ये आईएनजी फॉर्म यहाँ पे प्रयोग की जाती है। और ये बातें उसकी पहले की ही होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज की जाती है। इसीलिए इसका इस जो ये स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैंने कोई टेंस वेंस प्रयोग नहीं किया है, सिंपली आपको ये समझाया है कि ये क्या क्या होता है। यू शुड हैव पेशेंस, है ना, क्या क्या होता है, ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि यहां पर लिखते कैसे हैं, है ना। देखो यहां से देखिए, पहला स्टेप ये कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरा स्टेप ये कि यहां पर लिखेंगे कैसे, है ना। थोड़ी देर पेशेंस रख लो वर्षा एंड रंजन। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा ही सैड टू मी, है ना, ही सैड टू मी आई एम नॉट वेल, ऐसे मैंने इसको क्लोज कर दिया। फाइन, ही सैड टू मी आई एम नॉट वेल, उसने मुझे कहा मैं ठीक नहीं हूं। अब देखेंगे ये किसी के शब्द हैं, है कि नहीं, ये किसी के शब्द है और इसको कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर एज इट इज लिखा गया है। तो ये शब्द किसी वक्त कहे गए होंगे ना, क्योंकि यहां तो हमने क्या कर दिया,
पास्ट, ये तो किसी टाइम कहे होंगे कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, तभी तो आप किसी को बता पाओगे जाके। अब मैं आपसे कहूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये हमने प्रेजेंट में कहा कि नहीं है, और आपने मेरे शब्दों को एज इट इज रख दिया, तो मैं तो ऑटोमेटिक थर्ड पर्सन होगी जब आप दूसरे को बताओगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये बात वैसे ही पुरानी हो चुकी होती है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। आप इस क्योट पे मत जाओ, आप ये सोचो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये किसी ने किसी वक्त कह दिया, इसीलिए ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये उसको बता रहा है कि उसने मुझसे ऐसा कहा कि आई एम नॉट वेल, तो ये जिस वक्त बता रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब। आप अभी इस पर्सन पे मत जाओ, ये क्या है वो क्या है, इस पे मत जाओ, केवल अभी इस स्ट्रक्चर को समझो कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? बस अभी एक पॉइंट पर फोकस करो, एक बार में एक पॉइंट पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया सभी को? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब ये आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो गया। अब रूल करते हैं, यहाँ पे 5 रूल्स, 5 इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे लगते हैं पूरे के पूरे। यहां से कहानी शुरू होती है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने की। 5 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो नेसेसरी हैं, लगते ही लगते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी मिस होता है तो गलत भी हो सकता है, तो हमें इन 5 पॉइंट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, मान लो यहाँ कोई भी ये स्ट्रक्चर है डायरेक्ट स्पीच का, तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। मेरी बातों को समझ लेना, गड़बड़ ना हो जाए, मन में कुछ और ही सोचो। तो जैसे मैंने यहां लिखा ही सेड टू एंड कुछ भी आगे लिख दिया, तो मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। तो सेड टू को आप चेंज तो करोगे टोल्ड में, लेकिन पास्ट का पास्ट ही रहा, टेंस नहीं बदला। ऐसा नहीं कि पास्ट को हमने फ्यूचर में लेके चले गए, पास्ट को हम प्रेजेंट में लेके चले गए। तो ये वाला जो चीज है, ये कभी भी इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसका फॉर्म बदलेगा बट टेंस नहीं बदलेगा। इस बात को आपको यहां पे फोकस करना है कि टेंस कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है, अब जैसे ही ये पहली स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा, इसको हम कुछ और लिखेंगे, बताएंगे आगे। अब जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ये हमारी सेकंड स्टेप होगी, जहां पे हमें ध्यान देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर एक कंजैक्शन यूज करते हैं। कोई भी एक कंजैक्शन यूज किया जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि 5 सेंटेंस में से कौन सा टाइप था, असर्टिव था, इंटरोगेटिव था, इंपेरेटिव था, ऑप्टेटिव था, एक्सक्लेमेटरी था। सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है, तो कोई ना कोई एक कंजैक्शन हमें लेके आना पड़ेगा। अब वो कंजैक्शन क्या हो सकता है? वो इफ भी हो सकता है, वो दैट हो सकता है, वो वेदर भी हो सकता है, वो खुद क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है। इट्स डिपेंड कि क्या आएगा। सेकंड स्टेप क्लियर? सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है कि हमें जो भी यहाँ पे वाक्य दिया होता है, जो भी यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सपोज मैंने भी लिखा था कि आई एम नॉट वेल, तो सेकंड स्टेप होगी। तो थर्ड स्टेप हम कहां पहुंचेंगे? इस पर्सन के पास। तो हम कहां जाएंगे? हम लिखते हैं यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स कौन कौन से होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रिपोर्टेड स्पीच ये है, इसमें पर्सन कौन सा आया है बताओ? अभी आई है हमारे पास, तो आई कैसा हो गया? फर्स्ट पर्सन। सपोज मैंने यहां कहा यू आर नॉट वेल, तो यू कैसा हो गया? थर्ड पर्सन। सपोज यहां लिखा आया ही इज नॉट वेल, तो हमें
रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को रिपोर्टिंग वर्ब के, ध्यान रखना इस लाइन को अच्छे से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर दिया हो तो, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसमें भी इसका एक नियम और होगा कि कैसे हम चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से जाएंगे या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से आएगा, थर्ड किसके हिसाब से आएगा। और ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी रूल पे आगे कंफ्यूज होते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए कि चेंज हम कैसे करते हैं पर्सन्स को। तो ध्यान रखना नियम होता है 1 2 3 अपॉन SON। यहां 1 से मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 से मतलब है सेकंड पर्सन, 3 से मतलब है थर्ड पर्सन। आप समझ ही पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार लिख भी दूंगी आप लोगों के लिए। फर्स्ट पर्सन से मतलब होता है I और V, सेकंड पर्सन से मतलब होता है you, और थर्ड पर्सन से मतलब होता है ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम, वो कोई भी नेम हो सकता है, एनी नेम। तो ये हो गए आपकी पर्सन की कैटेगरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताओ कहां पे दिक्कत है। नोट क्यों करना है? नोट किया हुआ आपको पूरा मिलेगा, समझो। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, 9, 10, 11, 12 से। नोट मत करो, पहले समझो उसके बाद नोट करना। मैं आपको कहूंगी कि नोट कर लो तो कर लेना, पहले इस पे समझो। अगर आप लिखते चलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखो। बिकॉज अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो कि पहले लिखना है साथ साथ लिखना है। नो, साथ साथ बिल्कुल नहीं लिखना है, पहले पूरा समझो उसके बाद लिखो, क्योंकि लिख तो आप कभी भी सकते हो, है ना। अगर अभी यहाँ पे दिक्कत आएगा तो अभी पूछ सकते हो, ये बात है इसमें। सेकंड एक बार फिर से रिपीट करना है, चलो दोबारा कर देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉमा से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का भाग कौन सा कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने कहा कि इस पे 5 नियम काम करते हैं, अभी हम 3 तक पहुंचे। पहला नियम हमने कहा, क्या कहा कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो होती है यहाँ पे वर्ब, इसका कभी भी टेंस नहीं बदलता। इसका फॉर्म यानी कि रूप तो बदल जाएगा लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। अगर ये पास्ट है तो ऐसा नहीं कि हम जब टेंस चेंज करेंगे तो इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, इस वाले हिस्से का कभी टेंस नहीं बदलता। पास्ट है तो ऐसा नहीं कि इसको फ्यूचर बना देंगे, प्रेजेंट बना देंगे, नहीं। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, रूप बदल देंगे, लेकिन इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कि अब यहां पर इन दोनों की बातों को हमें कनेक्ट करना है, तो हमें एक चाहिए कंजक्शन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और यहां पर हम एक लेके आ जाएंगे कंजक्शन। जैसे अब ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंजक्शन अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। ये हमारा सेकेंड रूल था। समझ में आ गया? दूसरे रूल तक कोई दिक्कत किसी को? जी, क्योंकि हम कभी भी बात करते हैं तो 2 बार अगर सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा कंजक्शन की सहायता से। ठीक है, अब पहुंचते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या कहता है? अब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। थर्ड स्टेप कहता है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं, अभी हम यहीं पर हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या मिला, प्रोनाउन मिला। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पढ़े थे। तो अगर उन तीनों पर्सन में से कोई भी पर्सन मिल जाए तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलना पड़ेगा, उसका नियम है। इन पर्सन्स को हमेशा इनके या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, जो मैं आगे बताने वाली हूँ कैसे बदलते हैं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि अगर
फर्स्ट पर्सन आता है, जैसे आई था, तो अगर हमको फर्स्ट पर्सन कहां पे मिल रहा था, ये हमें मिल रहा था रिपोर्टेड स्पीच में, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम कहां देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन मिलता है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे बदलते हैं। अगर हमें सेकंड पर्सन मिलता है तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। अगर हमें थर्ड पर्सन मिलता है, ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम, तो उसमें हम उस पर्सन को हम किसी के अनुसार नहीं बदलते, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ही लिखा होगा तो ही लिख जाएगा, शी लिखा होगा तो सी ही रहेगा, इट लिखा होगा तो इट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स के हिसाब से बदल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो मैं यहां से आपको वापस से उसी सेंटेंस पे लाती हूँ और दिखाती हूँ कि इसको बदलते कैसे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, समझते हुए चलना है। दुर्गा जी का कहना है रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टेड, हाँ क्यों कहेंगे डियर, क्यों कहेंगे, फिर बात फर्क ही क्या रह गया, वो तो बात पहले ही कह दी थी ना किसी ने, क्यों भाई, फिर आप रूल कैसे अप्लाई करोगे अगर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एक ही हो गए तो। अब रूल देखो, यहाँ पे देखो, मैं आपसे पहला रूल अप्लाई करते हैं। 3 स्टेप बताइए, 3 ही अप्लाई करूंगी मैं अभी। तो ही को हम एज इट इज लिखेंगे, समझ लेना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। सेट टू है तो मैंने कहा इसका टेंस नहीं बदलेगा लेकिन इसका रूप बदल जाता है, तो सेट टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। और इसका भी कारण है, ये केवल तभी टोल्ड होता है जब असर्टिव सेंटेंस होता है, या तो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसा नहीं है इंटरोगेटिव होगा तब भी टोल्ड आएगा, नहीं। तो असर्टिव हो, एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो सेट टू के स्थान पे क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखना भूल गई हूँ, तो ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है यहाँ पे। तो हमने लिख दिया ही टोल्ड टू मी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब जहां ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इसको हटाएंगे और हम क्या लगाएंगे, दैट। एंड वंस अगेन वही रूल कि ऐसा नहीं कि दैट हमेशा आएगा, ये रूल दैट तभी आता है जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ये टोल्ड तभी आता है जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, और सेंटेंस के अनुसार बदलता चला जाता है कंजक्शन भी। तो ये दूसरी स्टेप क्लियर हो गई। फर्स्ट ये थी, सेकंड हमारी ये थी। अब पहुंचते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड था पर्सन। पर्सन आपके पास कौन सा है, पर्सन है आपके पास फर्स्ट। तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि रूल हमारे पास है 1 2 3 अपॉन SON। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखें, अब आई नहीं लिखोगे। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो ये वाला जो सब्जेक्ट होता है ना उसको यही लिख दो। आई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट जाएगा, तो आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप शी लिख दोगे, इट लिख दोगे, नहीं। अगर यहाँ ही लिखा है तो आप ही लिखोगे। ये यहाँ पे हो गया थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। किसी कोई दिक्कत? निखत डियर क्यों आएगा, ये सेट टू के स्थान पे ही टोल्ड आया है ना डियर, तो दोबारा टू लगाओगे तो आवश्यकता से अधिक नहीं हो जाएगा, क्यों भाई? क्यों जल्दी बना रहे हो, मत बनाओ ना, जब हम सिखा रहे हैं। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कि इस सेट टू का टेंस नहीं बदलेंगे लेकिन सेट टू के स्थान पे टोल्ड जरूर आ जाएगा, मैंने ऐसा कहा। अब समझ में आया? फर्स्ट पर्सन आई, अरे इसको थर्ड पर्सन मत बोलो बाबा, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको इसके हिसाब से बदलेंगे। इसको पर्सन बोलना ही नहीं है, आप इसको सब्जेक्ट बोलोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको फर्स्ट पर्सन बोलोगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन बोलेंगे। यहां पे कोई भी चीज होगा उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब यहाँ पे ये वर्ब बदलेगी या नहीं बदलेगी ये डिपेंड करता है यहाँ पे। तो इसका रूल नेक्स्ट है, बढ़े आगे।
तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहां तक ये मैंने आपको समझाया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, फोर्थ रूल क्या होता है? पेशेंस रखो, सारी बातें आएंगी। पेशेंस रखो, ये सारे रूल आने वाले हैं, बस अभी पहले बेसिक पॉइंट समझ लो, वो सारी चीजें आएंगी। आप डर क्यों रहे हो? है ना, ऑब्जेक्ट था ही नहीं ना, डर क्यों रहे हो भाई? थोड़ा पेशेंस तो रखो, सारी चीजें आ जाएंगी। एक बार में एक साथ पूरा खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, संभाल नहीं पाओगे। तो पहले स्टेप स्टेप सीखो। चौथा स्टेप क्या होता है? चौथा स्टेप वही था कि हमने वहां पे जो आई एम नॉट वेल था, अब ये एम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो चौथा स्टेप इसीलिए आता है। चौथा स्टेप किस लिए आता है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, जो उसके बाद यहाँ जो वर्ब थी, जो भी यहाँ पे ये टेंस होगा वो किसके हिसाब से बदला जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। सो यहाँ पे मैं आपको रूल लिखवाती हूँ। देखो, हम लिखेंगे इसको, हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ध्यान से समझना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज करते हैं। और यहां पे भी नियम आएंगे कि भाई अगर हमारे पास टेंस किसके हिसाब से बदलेगा, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, इसका नियम यह कहता है, पहला नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ध्यान से समझो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो निम्न लिखित तरीके से चेंज करते हैं, बदला जाता है। ना पढ़ाए राजेश, बंद कर दे पढ़ाना, ज्यादा पढ़ लिए। फिर मुझे वो होती है अपने आप से कि क्यों पढ़ा दिया ज्यादा, भाई मत पढ़ो। तो हम यहां लिखेंगे चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस कहां पे? रिपोर्टेड स्पीच में किसके ऊपर निर्भर करता है? टेंस डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो निम्नलिखित रूप से बदलाव होते हैं। कैसे बदलाव होते हैं? फर्स्ट, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच में क्या मिल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है आपका डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव है, या आपको यहाँ क्या मिल सकता है? इज, एम, आर भी मिल जाता है, सिंपल होता है। तो डू डज मिला है तो आप उसको डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। अगर आपको इज, एम, आर मिल रहा है तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे? वॉज और वर्ब में। अब उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और चेक करते हैं। क्या लिखा था मैंने? ही said to me I am not well, ऐसे मैंने लिखा। अब दोबारा समझो इसको, क्या कि भाई इसको ऐसे ही लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है? पास्ट में। इस said to को किस में चेंज करेंगे? told में। मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट क्यों आया है? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आएगा? दैट। अब हमें क्या करना है? तीसरा स्टेप, पर्सन चेंज करना है। आई कैसा है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? ही। यहां तक आपने सीख लिया था।
अब ये टेंस टेंस कैसा है, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है। अब ही के हिसाब से हम क्या करें, इज एम आर यूज करें या वॉज वर यूज करें, ये कैसे डिपेंड करता है, ये वाला टेंस यहाँ पे ये वर्ब पास्ट में दी है, बिल्कुल पास्ट में, तो हम इसको किस में लेके चले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर यहाँ ये सेड टू नहीं होता, इसके स्थान पे यदि ये सेज होता तो हम उसका टेंस नहीं बदलते। अगर इस सेड टू के स्थान पे विल से होता, यानी कि अगर फ्यूचर टेंस होता तो यहाँ पे टेंस नहीं बदला जाता। सिंपली जब भी यहाँ का टेंस बदला जाता है वो इसी की वजह से बदला जाता है, यदि यहाँ पास्ट होता है तो इसको भी पास्ट में ही लेके चले जाते हैं, तो प्रेजेंट नहीं आएगा। किसी ने जल्दबाजी में बनाया था, मैंने कहा सब्र रखो, सीखो आराम से, तो क्या आ जाएगा, ही वॉज। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं बदलने लायक, बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल, ऐसे बनता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये सिंपल था, है ना। अब इसी का एक और रूल है, इसी का एक हिस्सा और है। एक हिस्सा क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे ही सेज, फाइन, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। ही सेज आई वॉज नॉट वेल, ध्यान से समझना इसको, आई वॉज नॉट वेल। तो अब बात वही है कि भाई जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसका टेंस तो कभी बदलता ही नहीं है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, सेज का सेज ही हो जाएगा क्योंकि टेंस बदलता ही नहीं है। ही सेज सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, चलो इसको ही की जगह हम लिख देते हैं शी सेज आई वॉज नॉट वेल। तो अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से करेंगे तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। क्या हम इसको वॉज को चेंज करें, नो। अगर यह वॉज है तो इसको वॉज ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाली वर्ब डिपेंड करती है इसके ऊपर, ये तो प्रेजेंट टेंस है, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसमें बदलाव नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे वॉज की वजह इज होता, एम होता कि आई एम नॉट वेल, तो भी नहीं बदलता ये, क्योंकि यहाँ जो है क्या है, प्रेजेंट है। अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक और गलती स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि आप यहाँ से सोचते हो कई बार कि यहाँ प्रेजेंट है तो इसको मत बदलो, यहाँ फ्यूचर है तो इसको मत बदलो, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ब कैसी है उसके हिसाब से यहाँ का टेंस बदलता है, कभी यहाँ के हिसाब से नहीं बदलता है। तो इसीलिए अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसको एम को हम एम ही लिखेंगे, फिर वॉज नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ वॉज है तो वॉज का वॉज ही रहेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को कि टेंस कब बदला जाता है कब नहीं बदला जाता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी सेज दैट शी वॉज नॉट वेल, ठीक है। तो चौथा रूल हमारा ये था। पांचवा और लास्ट, पांचवा रूल कहता है, अभी टेंस वाला पूरा कराऊंगी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके छोड़ दिया है रिपोर्टिंग वर्ब वाला ना, क्योंकि एक ही रूल बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, बाकी और भी टेंस है पूरा बताएंगे। मैम इंडेफिनिट और प्रेजेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है, एक तो आपने उल्टा सीधा लिख दिया, इंडेफिनिट और प्रेजेंट एक ही है, आप ज्यादा टेंशन मत लो। अगर इज एम आर के बाद कोई भी फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अगर इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो,
ठीक है, तो समझ में आया? जैफ अकेला फोर्थ रूल में कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया ये मुझे बताओ। ये कह रहा है धनजीत सेज कैसे फ्यूचर हो गया। भैया तुम सुनते फुनते नहीं हो। मैंने ये कहा है कि अगर यहाँ पे फ्यूचर अगर दिया होता तो भी नहीं बदला जाता, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो भी नहीं बदला। ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल दिया है। अगर ये ऐसे होता कि सिविल से आई एम नॉट वेल, तो भी इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर की कैसी है, इंडेफिनिट। तो कुल मिला के बात ये है कि यहां फ्यूचर हो या यहां प्रेजेंट की कोई भी वर्ब हो, यहां पे टेंस कभी नहीं बदलेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उल्टा समझ लिया आप लोगों ने शायद, है ना? दोबारा सीख लो। अब क्लियर हो गया? क्या समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे एक बार समझा दो। यस, यहां ये जो अगर फ्यूचर आ जाए प्रेजेंट आ जाए तो ये समझ जाओ कि डायरेक्ट बनाते वक्त कोई भी टेंस वेंस नहीं बदलना आपको, सिंपली नो चेंज। यहां प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर यही ऐसे हो जाता शी सैड तो बदल जाएगा, शी सैड आई एम नॉट वेल। अब ये टेंस किस पर निर्भर करता है, यहाँ पास्ट है तो ये वॉज में चला जाएगा बदलते वक्त, यहाँ प्रेजेंट था तो इसका टेंस बदलेगा ही नहीं, यहाँ फ्यूचर है तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं इसको और थोड़ा दोबारा एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको ध्यान रख लो। सो हमारा पॉइंट क्या था ओवरऑल, ये था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो हम क्या करेंगे, नो चेंज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नो चेंज इन टेंस, टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, नो चेंज। और फिर एक रूल क्या था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो पास्ट में है तो चेंज करते हैं, चेंज करते हैं, टेंस बदला जाता है। अब इसका ही नेक्स्ट रूल देख ही लो, अब देख ही रहे हो तो ठीक है। एग्जाम्पल पे तो तब आएंगे ना जब पहले 5 रूल कंप्लीट होंगे, इसीलिए तो आपको चौथे तक 4 स्टेप कराइए तो 4 तक ही अभी सिखाया। एग्जाम्पल तो भरमार आएंगे, टेंशन मत लो, पर पहले ये बदलना कैसे वो तो क्लियर हो, है ना? चलो एक एग्जाम्पल इस पे लेंगे, बट अभी एक रूल और रह गया, जब तक टेंस वाला रूल क्लियर नहीं होगा तो बदलोगे कैसे, फिर कहोगे टेंस कैसे बदल गया, तो टेंस वाला और सुन लो, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जो इसका चौथे का जो एक और पार्ट है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कैसे बदला जाता है, तो वो देख लो। यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, यहाँ पे पास्ट में। तो रूल क्या था, रूल आपने देख लिया पहला कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम किस में बदल दे रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट है हमारा कि यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताओ किस में लेके जाएंगे, पास्ट में ही लेके जाते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट क्या बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर ऐसा है तो किस में बदल दोगे, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अगर सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो पास्ट में बदल दो। कुल मिला के प्रेजेंट को पूरा पास्ट में बदल देते हैं उसी के साथ साथ। अगर आपको मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट तो आप इसको किस में बदलोगे, भाई प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट तो कहेंगे नहीं क्योंकि हमें पास्ट बनाना है, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। अब आपको वर्ब याद होनी चाहिए, है ना, अब आपको वर्ब याद होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसिव बना सॉरी इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ऐसे ही चौथा हमारे पास क्या है, चौथा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब आप इसको चेंज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट फॉर्म क्या बन सकता है, एक ही बचा हमारे पास, क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
और प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब क्या होती है कॉन्टिन्यूअस की? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो किस में चला जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे टेंस में बदलाव होता है। ठीक है, सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल समांतर बदलाव होते चले गए। ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में बदल गया, खत्म। देखा, मुझे पता था ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर होता ही नहीं, इसीलिए मैंने कई बार समझाया। दिलीप कह रहे हैं मैम आपने बोला था प्रेजेंट एंड फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। तुम ना इतना सा ही पॉइंट फोकस करते हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होगा, बस इतना पकड़े बैठे हो, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। कब नहीं होगा? कारण ये कब नहीं होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब नहीं बदला जाएगा भाई साहब, तब नहीं बदला जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बदलाव होगा, राइट। और मैंने क्या लिखा है इसीलिए ऊपर? मैंने इसीलिए लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये चेंजेस होंगे। हाँ, चलो दोनों में अंतर सिखा देती हूँ, डोंट वरी। अब थोड़ा तो रट ही गया आपको। अब देखो अंतर क्या है दोनों लाइन में। अगर मैं कहती हूं यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और पास्ट में है तो क्या होता है, और यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट के साथ फ्यूचर लिखते हैं, फ्यूचर में है तो क्या करते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या अंतर है। दोनों पे अंतर समझो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा के ही जाऊंगी आज। पास्ट में है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा नो चेंज, राइट, और यहाँ पे हमने लिखा कि चेंज होगा। अभी मैंने आपको प्रेजेंट का ही समझाया है तो इतना ही एग्जांपल दूंगी। नो चेंज इन टेंस, और यहाँ पे चेंज इन टेंस, यहाँ पे होगा टेंस में बदलाव। ठीक है, तो अब देखो समझने का प्रयास करना, ओके। देखो पहला मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपको। सी says, she says she is a good learner। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, ध्यान से समझना, और इसी को मैं दोबारा लिख रही हूं, अंतर आपको खुद ही समझ में आएगा। अब पास्ट की बात बोलिए तो सेज तो मैं लिखूंगी नहीं, मैं क्या लिखूंगी? सैड। सी सैड शी इज अ गुड लर्नर। ठीक है, अब एक इसी का एग्जाम्पल और लिखते हैं दूसरा। शी विल से शी इज अ गुड लर्नर। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब मुझे कहां पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करूं पास्ट इंडेफिनिट में, ये बताओ। नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में। 3 लिख देते हैं यहाँ पे। कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जहां पर मैं उसको, जो क्योंकि टेंस सब जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। देखो यहाँ पे टेंस देखते हैं कॉमा वाले भाग पे, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ भी प्रेजेंट। तो कौन सा तीनों में से ऐसा वाक्य है जहां पर हम टेंस को बदलेंगे? क्यों बदलेंगे थर्ड में भाई? यहाँ भी तो प्रेजेंट आया है, मैं कह नहीं सकती अब आपसे कि यहाँ तो प्रेजेंट आया, प्रेजेंट में तो नो चेंज। ये वही बात है, जब आप कहते हो ना प्रेजेंट में नो चेंज, तो आप इसको देख के मत बोलो कि प्रेजेंट में नो चेंज। ये इसकी वजह से नहीं है, ये वजह आती है यहां से।
हम ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, तीनों में नो चेंज। नो, ये वर्ब डिपेंड करती है किसके ऊपर? रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर। और ये हम तभी कह सकते हैं नो चेंज जब हम इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को जान लें। क्योंकि एक बार तो हम कह रहे हैं प्रेजेंट में नो चेंज, एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में तब बदला जाएगा, इस प्रेजेंट को पास्ट में तब बदला जाएगा जब यहाँ पास्ट होगा। इस प्रेजेंट को पास्ट में नहीं बदला जाएगा क्योंकि यहाँ फ्यूचर है। इस प्रेजेंट को पास्ट में नहीं बदला जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है। इस बात को समझो। यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट की है, तो यहाँ टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर की है, यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पास्ट की है, यहाँ पे ये पास्ट में जाएगा। आया? क्लियर हुआ? अब समझो कैसे। इस सेज को हम ऐसे ही लिख लेंगे, शी सेज। एफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लग जाएगा। अब पर्सन पे आते हैं, थर्ड रूल। कौन सा पर्सन है? शी, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को ना तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट किसी के हिसाब से नहीं बदलते, शी को शी रख देंगे। अब आप सोचो कि क्या ये वर्ब बदलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट? नहीं बदलेगी, क्योंकि यहां पे देखना है, यहां प्रेजेंट है तो ये वर्ब नहीं बदलेगी। इसको ऐसे ही रखो, तो शी इज अ गुड लर्नर। सेम हियर कि यहाँ पे शी विल से को ऐसे ही लिख लो, सी विल से। एफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लग जाएगा। थर्ड पर्सन है, बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या ये टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें? नहीं, क्योंकि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ प्रेजेंट में इंडेफिनिट में थी रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे। अब आते हैं लास्ट पे, शी सैड, इसको लिख लिया और उसके बाद दैट लगा दिया। थर्ड पर्सन नहीं बदला जाएगा। क्या हम यहाँ पे भी इज रख दें? बताओ, क्या हम यहाँ भी इज रख दें थर्ड सेंटेंस में कि भाई प्रेजेंट तो बदला नहीं जाता? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी गई है? पास्ट में। और जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो ये भी पास्ट में बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा? शी वॉज अ गुड लर्नर। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टोल्ड क्यों नहीं हुआ? टोल्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सैड के साथ टू नहीं आया था। सैड के साथ टू आता है तो टोल्ड में बदला जाता है। अभी इसके नियम बचे हुए हैं। सैड को टोल्ड में कब बदला जाएगा? अभी तो बहुत सारे नियम बदले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ, ये तो शुरुआत है भाई, शुरुआत है। सैड के साथ टू रहेगा तो बदला जाएगा। टाइम हो गया ना, कैसे बताऊं आगे का? रूल नंबर 5। अभी 4 रूल नंबर क्लियर नहीं हो पाया था, 3 मिनट बचा हुआ है। अब तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी। ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। हमें बेसिक समझना जरूरी होता है, फिर चाहे क्वेश्चन को कितनी भी स्पीड में करो, डजंट मैटर, राइट? कोई दिक्कत आज की क्लास में? तीन मिनट बचे, सिर्फ 3 मिनट। हाँ बस 3 मिनट बचे हैं, फटाफट से ज्वाइन कर लेते। पता चला ये पीडीएफ भी नहीं गई। एडजेक्टिव के एमसीक्यू कराएंगे वर्षा जी, डोंट वरी। पहले आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, फिर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में करवाऊंगी, नहीं। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करता है, उसके बाद आपको कराता है। मैं तो यही वेट कर रही थी यार, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? फटाफट कहाँ चला गया? तो सेव ही नहीं हुआ।
एक कह रहे हैं बहुत नींद आती है आपकी क्लास में, तो भाई सो जाया करो, क्लास क्यों लेते हो? नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास से क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्लास से। हाँ, क्लास कोई जिंदगी थोड़ी है जो आपकी जिंदगी बनाएगी। नींद से तो मस्त अच्छा ही लगेगा आपको। क्यों भाई, कहाँ चला जा रहा है ये सेब होके? तो भी पता, अच्छा नीचे सेव हो रहा है। निकट। ओह माय गॉड, मेरी बात है मेरे को ही लौटा दी। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टार कर देना। टेक केयर, शाम को 7 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।